नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई आज की क्या कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ में किसानों के आंदोलन स्थल पर लगी आग के मामले को लेकर किसान मोर्चा की तरफ से भी बयान सामने आया है। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि किस तरह से किसान नेता इसे संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग मानते हैं किसानों के आंदोलन को समाप्त करने को लेकर। इसके साथ ही आपको बताएंगे और भी बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में भारी तूफान आने के कारण किसानों के आंदोलन को भारी क्षति पहुंची है, जिसको लेकर किसानों ने एक बार फिर से टेंटों को खड़ा करने के लिए बड़ा आह्वान किया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर बैन लगाने की मांग करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी गुजराती को घुसने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ में आपको बताएंगे ममता बनर्जी के बाद अब अमित शाह पर जुर्माना लगाने को लेकर बड़ी मांग उठी है। साथ ही साथ बीजेपी के नेता ने पीओके के मामले को लेकर मोदी सरकार को भूलने की बीमारी है, ये आरोप लगाया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ में देश के अंदर 6 साल से राज कर रही बीजेपी सरकार में एक भी एम्स अस्पताल नहीं बनने को लेकर भी मोदी और शाह पर जनता ने निशाना साधा है। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन जो तमाम मुश्किलों के बावजूद लगातार चल रहा है, चाहे आग हो या फिर तूफान, चाहे सरकार की मनमानी, इन सभी समस्याओं से जूझकर अपना आंदोलन चलाने वाले किसानों को अगर आप भी करते हैं सलाम, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ में किसानों के स्वास्थ्य को लेकर दोस्तों आप लोग प्रार्थना जरूर करिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भारत के किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन जारी है। और इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि आंदोलन स्थल पर एक के बाद एक 4 ढांचों में लगी आग को लेकर किसान नेताओं ने बयान दिया है। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को दिल्ली के हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर हुए प्रदर्शन के दौरान किसानों के लिए बनाए गए 3 से 4 अस्थायी ढांचे में लगी आग को लेकर किसान नेता ने बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले को लेकर बयान देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें पहले ही अंदेशा था कि इस तरह की चीजें की जाएगी। आंदोलन को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार जानबूझकर आग लगा रही है। हालांकि किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि यह साजिश है और किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। उन्होंने साथ ही साथ दावा किया है कि कुछ किसानों ने एक व्यक्ति को भागते हुए देखा, जिसके बाद आग की लपटें भी उठने लगी, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि आग लगने के मामले को लेकर किसान नेता जहाँ पर एक और बयान दे रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर पूरी सर्दी और उसके बाद अब एक बार फिर से मौसम ने किसानों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में भारी तूफान देखने को मिला, जहां पर तूफान इतनी गति से चल रहा था कि कई सारे टेंट ध्वस्त हो गए और किसानों ने टेंट से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। और इस दौरान भारी संख्या में किसानों के टेंट को नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने अपनी एक बार फिर से कमर कस ली है और एक बार फिर से अपने आंदोलन को खड़ा करने और इन टेंटों को खड़ा करने का फैसला लिया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि केंद्र और राज्य बीजेपी के 2 अलग अलग चेहरे देखने को मिले हैं, जहां पर एक और केंद्र सरकार की तरफ से मंडियों को कमजोर करने वाला एक्ट लेकर आया गया है, वहीं पर दूसरी ओर बिहार में 2006 से ही मंडियां बंद है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठन ने फैसला लिया है कि कैमूर के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर गेहूं नहीं खरीदा गया तो किसान मोर्चा यानी भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा आंदोलन करेगा। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमलेश पांडे ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां पर एक और प्रदेश के अंदर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और एमएसपी पर सामान नहीं बिकने को लेकर विरोध जता रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर केंद्र सरकार की जो स्कीम है वह पूरी तरह से एपीएमसी मंडी के लिए काफी मुश्किलों भरा सबब हो गया है। और इसी के साथ में दोस्तों, बिहार के अंदर एपीएमसी मंडी तो 2006 में ही खत्म कर दी गई थी, फिर एमएसपी की गारंटी कहां से मिलेगी? बीजेपी के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ और फैसले लेती है, लेकिन राज्य स्तर पर बीजेपी की राजनीति किसानों के प्रति ज्यादा झुकाव रखती है। उसके बाद कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहाँ पर मौसम की मार के कारण किसानों की चिंताएं और बढ़ गई है। हरियाणा और पंजाब जैसे कई सारे राज्यों के अंदर जहाँ पर खुले में पड़े फसलें बर्बाद हो सकती है। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से मौसम ने अपना रुख बदला है, उसके बाद से किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ गई है। यहाँ तक कि हरियाणा में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से किसानों के फसलों की पूरी तरह से खरीदी नहीं हो रही है, जिसके कारण एमएसपी भी नहीं मिल रहा है। और हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ दिनों के लिए खरीद पर रोक भी लगा दी गई थी, जिसके बाद ये जानकारी है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि बाहरी लोग बंगाल में फैला रहे हैं कोरोना, गुजरातियों को आने से रोक दिया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामले के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग बंगाल में आ रहे हैं, जिसके कारण चुनाव आयोग हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द गुजरात के लोगों पर बैन लगाए। ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी को वोट दोगे तो असम की तरह बंगाल में भी एनआरसी होगी और कैंप में भेज दिए जाओगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ साथ उन सभी नेताओं को अपने निशाने पर लिया है जो कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी बड़ी संख्या में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और जिसके कारण वेस्ट बंगाल के अंदर बड़ी संख्या में कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर कर दी है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो बंगाल के चुनाव को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। दूसरे चरण के चुनाव के बाद से बीजेपी परेशान है, पैसा जमकर बहाकर भी अपने प्रदर्शन को ठीक नहीं कर पा रही है और यही बड़ा कारण बताया जा रहा है बीजेपी के लिए कि चुनाव बीजेपी एक साथ नहीं कराना चाहती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को गोलबंद करने की कोशिश कर रही है। कई बार लोग इसका इजहार कर जाते हैं तो कई बार सब कुछ जानते समझते हुए भी अनजान बन जाते हैं। इस बात पर गौर करें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जब एक महिला से सवाल पूछा गया कि क्या आपने साड़ी खरीदी है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने साड़ी खरीदी नहीं है, मोदी जी ने दी है। लेकिन मोदी जी यहाँ कहाँ से आ गए, यहाँ तो बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी है। जिसके बाद महिला ने कहा कि मोदी जी ने भेजा है, शुभेंदु ने हमको साड़ी दी है और युवाओं को प्रधानमंत्री की फोटो वाली टी शर्ट मिली है। यानी आप समझ सकते हैं कि पैसा बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल के अंदर पानी की तरह बह रहे हैं और एक के बाद एक हेलीकॉप्टरों का रैला लगा हुआ है। छोटे से छोटे मंत्री और बड़े से बड़े केंद्रीय मंत्री के पास अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर नजर आता है, जो कहीं न कहीं राज्य के अंदर बीजेपी के द्वारा बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर उड़ाने और पैसे की तरह पानी बहाने के आरोप को बल देता है। इसी के साथ में आपको बता दें कि कोरोना की विकट स्थिति में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तलाश में एनएसयूआई ने लगा दिए गुमशुदगी के पोस्टर। दरअसल दोस्तों एनएसयूआई ने मेडिकल विंग के प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने जब भोपाल के अंदर कोरोना की महामारी ने विकराल रूप धारण किया है, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर कहां लापता हो गई हैं। आपको बता दें राजधानी भोपाल के अंदर कोरोना की विकट स्थिति के बीच में बीजेपी के सांसद प्रज्ञा ठाकुर की फिर से तलाश की जा रही है। उन्हें तलाशने को लेकर एनएसयूआई ने बीजेपी के मुख्यालय और साथ ही प्रज्ञा ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र भोपाल के अंदर जगह जगह पर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। इसी के साथ में आपको बताते चले कि मनमोहन सिंह ने 6 एम्स बनाए थे, मोदी जी ने एक भी नहीं बनाया, क्योंकि आपने वोट मंदिर और अस्पताल के बीच में केवल मंदिर पर दिया और अस्पताल पर नहीं दिया। यही कारण है कि एम्स अस्पताल पिछले 6 साल से सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी एक भी नहीं बना पाई है। देश के अंदर हर शहर में कोविड अस्पताल बनाने की बात की जा रही है, पर पूरा 1 साल बीत चुका है, सरकार ने अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाए हैं। पर आपको बता दें कि पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एम्स अस्पताल जो भारत का सबसे बड़ा अस्पताल होता है, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होती है, उसकी एक भी नई ब्रांच का उद्घाटन करके पूरी तरह से बनाकर लोगों के बीच सौंपा नहीं गया है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2011 के अंदर देश के अंदर 6 एम्स बने थे। दिल्ली के साथ 6 अन्य शहरों के अंदर बनाए गए थे एम्स, जिसमें रायपुर, पटना, जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश और भुवनेश्वर में एम्स अस्पतालों को चालू कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद मोदी सरकार ने जितने भी एम्स बनाने की घोषणा की है, उनमें से एक भी एम्स पूरा नहीं हो पाया है। खास बात यह है कि अधिकांश एम्स बनने की तारीख 2021 बताई गई थी, लेकिन किसी भी जगह काम पूरा नहीं हुआ है। कहीं तो जमीन का पता ही नहीं है, कहीं तो बजट का आवंटन ही नहीं हुआ है। बिहार के दरभंगा और हरियाणा के मनेठी में बनने वाले एम्स की जमीन की फाइल तक नहीं बनी है। झारखंड के देवगढ़ में बनने वाले एम्स का अभी 1/4 कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। गुवाहाटी में बनने वाले एम्स का अभी तक महज 1/3 काम पूरा हुआ है। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में बनने वाले एम्स में भी देरी चल रही है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में बनने वाले एम्स के लिए रेत ही उपलब्ध नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के सांबा में बनने वाले एम्स के लिए महज 7% काम पूरा हुआ है। गुजरात के राजकोट में बनने वाले एम्स की तो सिर्फ घोषणा की गई है। मदुरई में बनने वाले एम्स और जम्मू कश्मीर के अवंतीपुर में बनने वाले एम्स अभी कागजी खाना पूर्ति नहीं कर पाए हैं। कुल मिलाकर देश भर के अंदर एम्स बनाने की एक के बाद एक घोषणाएं की गई है, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जिसको लेकर सवाल अवश्य खड़े होते हैं। और कई सारे लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब जनता मंदिर और मस्जिद पर वोट करेगी तो ऐसा ही होगा। अगर एम्स अस्पताल बनाने के लिए किया गया होता वोट, तो आज देश के अंदर कोविड की ऐसी सिचुएशन नहीं होती। इसी के साथ में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल प्रधानमंत्री केयर्स फंड बनाया था, जिसमें लोगों से दान देने के लिए कहा गया था और तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास दान भी लोगों ने दिया। लेकिन उसके बाद सरकार ने कह दिया कि ये आरटीआई के अंदर नहीं आएगा, इसका ऑडिट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन सभी लोगों को झटका लगा जो सरकार के पैसे पर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं। पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के अंदर नहीं लाया गया, जिसका विरोध कई सारे लोगों ने बाद में किया भी। हालांकि अभी अपडेट आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री केयर्स फंड का पैसा कहां है। देश के अंदर जो दूसरी लहर चल रही है उसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कई सारे सवाल है, जिसका जवाब कम से कम बीजेपी के नेताओं को और उनकी सरकार के मंत्रियों को अवश्य देना चाहिए। इसी के साथ में कोरोना के अंदर क्या चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हाईकोर्ट की दखल के बाद भी अमित शाह ने बयान दिया है, कहा है कि 6300 सभाएं करेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर। आयोग ने बैठक बुलाई है, लेकिन बैठक में आयोग ने भी ऐसा फैसला लिया है जिसे माना जा सकता है कि केवल कोविड के प्रतिबंधों को सही से लागू कराने को लेकर केवल डेकोरेटिव स्टेप
स्टेप लिए गए हैं। इसी के साथ में दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 7 बजे के बाद यानी रात में 7 बजे के बाद अगले दिन 10 बजे सुबह तक कोई चुनाव प्रचार प्रसार नहीं होगा। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि सभी पार्टी शाम 7 बजे के बाद रैली या प्रचार नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा वोटिंग के 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लोग तो दिन में ज्यादा निकलते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां भी दिन में होती है, तो रात में लॉकडाउन लगाने के पीछे क्या तर्क है, ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। इसी के साथ में आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के सामने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सभी 4 फेज के जो इलेक्शन बाकी है उन सभी को एक साथ इकट्ठे चुनाव करा लेना चाहिए ताकि लोगों को कम समस्या का सामना करना पड़े और कोरोना के बढ़ते प्रभाव को भी पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह से रोका जाए। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी ने कहा कि वह इसका समर्थन नहीं करते हैं कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि एक और जनता त्राहिमाम कर रही है, दूसरी ओर बीजेपी के नेता ऐसा मानते हैं कि एक साथ चुनाव पश्चिम बंगाल में चारों चरणों के नहीं होने चाहिए। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में आपको बताते चले कि एक साथ चुनाव नहीं कराने को लेकर बीजेपी के नेताओं ने तर्क दिया है कि 61% उम्मीदवारों को जो अधिकार मिला है वही अधिकार बचे हुए 39% उम्मीदवारों को मिलना चाहिए। यानी सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि किसी भी उम्मीदवार को दिया गया समय अगर उसके प्रतिद्वंदी के समय के बराबर है तो इसमें किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐसे में जब तृणमूल कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी राज्य के अंदर एक साथ चारों फेज के इलेक्शन कराने की बात कर रही है तो बीजेपी इस तरह के तर्क क्यों दे रही है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ बताइए कि कोविड-19 के ज्यादा स्प्रेड होने का कारण पश्चिम बंगाल में क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पाकिस्तान के अंदर पीओके का जिक्र करते हुए बीजेपी के सांसद बोले, कहा मोदी सरकार को भूलने की बीमारी है। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से अपनी पार्टी की सरकार को खड़ी खड़ी सुनाते हुए कहा कि दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को खाली करने जा रहा है। इस मुद्दे पर मोदी सरकार को भूलने की बीमारी है। आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब एमिरेट की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी करते हुए कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को अच्छा करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट लोग और डिप्लोमेट्स रात दिन काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर दूसरा ये उठता है कि आखिर मोदी सरकार जब कहती है कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, यानी आतंकी हमले और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है, लेकिन इस तरह से बैकडोर से क्यों बातचीत की जा रही है, इसको लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। वहीं पर आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के दामोह के अंदर नोट कांड सामने आया है, जिसमें नोटों से भरी कार मिलने पर कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। पुलिस को भी नसीहत दी है। दमोह के उपचुनाव प्रचार थमने के बाद सियासी दल जीत के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इस बीच शुक्रवार को दोपहर दमोह के अंदर श्यामनगर स्थित क्लब हाउस के बाहर खड़ी मध्य प्रदेश शासन लिखी गाड़ी में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में कैश मिला है। मामले की खबर मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। कमलनाथ ने कहा कि आज दमोह की जनता ने करोड़ों रुपए से भरी हुई एक मंत्री की गाड़ी पकड़ी है। बीजेपी को जनता का समर्थन नहीं है, इसलिए धन का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए बोले, कहा इंदौर में लाशों का ढेर है, इंतजाम नहीं हुए तो आत्महत्या कर लूंगा। दरअसल दोस्तों कोरोना को लेकर लगातार खौफनाक मंजर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर में बड़ी संख्या में हो रही मौतों को लेकर सवाल खड़े किए और उन्होंने साथ ही साथ पर्याप्त इंतजाम करने के लिए प्रशासन से कहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो वह भी आत्महत्या कर लेंगे। एक और जानकारी की माने तो कोरोना की रोकथाम पर फाइजर ने कहा कि हो सकता है हर साल हमें कोविड-19 का वैक्सीन लगाना पड़े। दरअसल दोस्तों फाइजर जो कोविड शील्ड नाम के वैक्सीन को बनाती है, जिसका उत्पादन भारत में होता है, उस कंपनी का यह मानना है कि कोविड-19 का जो टीका है, जो वैक्सीन है, वह कोरोना वायरस के खिलाफ 91% प्रभावी है। यानी 9% चांस है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद कोविड हो जाए। यानी इस पूरे मामले को लेकर फाइजर की तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हर साल भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। हो सकता है कि हमें ऐसा मजबूरी सामने आ जाए जहाँ पर बार बार हर साल कोविड के वैक्सीन लगाने पड़े। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आगे स्टडी जो सामने आएगी उसमें तय होंगे कि आखिर कोविड को रोकथाम के लिए वैक्सीन के साथ साथ और क्या किया जाना चाहिए। वहीं पर आपको बता दें कि लखनऊ के अंदर 2 कोविड अस्पताल तैयार करेगा भारत का DRDO। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर सेना से जुड़े हुए संगठनों को भी एक्टिव कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों भारत के DRDO की तरफ से अब अस्पतालों में सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी और इसी के साथ में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार से मांग की थी कि अब आर्मी की हेल्प लेने का समय आ गया है। अब देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पर बनाने की जरूरत है। इसी के साथ में आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर गुलाब चंद कटारिया के बयान को लेकर विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। महाराणा प्रताप पर दिए विवादित बयान को लेकर गुलाब चंद कटारिया को गोली मारने तक की धमकी दी गई है। दरअसल दोस्तों गुलाब चंद कटारिया एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महाराणा प्रताप को लेकर ऐसे बयान दे दिए जिसको लेकर अब मुश्किलें खड़ी हो गई है। 2 बार माफी मांगने के बाद भी गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ करनी सेना के साथ साथ कई सारे और राजपूत संगठनों
संगठनों ने भी विरोध किया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना से बेहाल जनता है। वहीं पर दूसरी ओर चाइना की अर्थव्यवस्था ने दर्ज की है 18.3% की वृद्धि, यानी दुनिया के अंदर कोविड-19 का स्प्रेड जारी है, लेकिन चाइना अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ लगातार दिलवा रहा है, जिसके बाद भारत की इकोनॉमी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। IMF और दुनिया के बड़े बड़े संगठन ने कहा कि भारत की इकोनॉमी एक बार फिर से रिवाइव कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दूसरा वेव भी भारत में आ गया है जो काफी खतरनाक दिखाई देता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं। अब देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को उठने में कितना समय लगेगा। क्या इस साल भारत की अर्थव्यवस्था नेगेटिव से बाहर आ पाएगी, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ में कुछ ही घंटों में पंजाब में हो सकता है बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पंजाब में लॉकडाउन की संभावनाओं को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। आम लोगों से लेकर कई लोग वीकेंड लॉकडाउन की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल इस मामले को लेकर आदेश जारी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पर हॉस्पिटल में भर्ती निरहुआ कोरोना संक्रमित होने के बाद लखनऊ में ज्यादा बिगड़ी एक्टर की तबीयत। वहीं पर आपको बताते चले कि बिहार में कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। 18 को बड़े फैसले ले सकते हैं। इसी के साथ में कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, दिल्ली निवास में हो गए क्वारंटीन। इसी के साथ में कोरोना पर अशोक गहलोत का बयान, कहा संक्रमण के लिए हम राजनेता भी कुछ हद तक दोषी हैं। देश के अंदर चल रहे चुनाव और रैलियों को लेकर उन्होंने बयान दिया है। और इसी के साथ में मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैलियों को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश भर के अंदर चुनाव में जिस तरह की रैलियां हुई है, कोरोना की गाइडलाइंस धज्जियां उड़ाई गई हैं, वह सबसे बड़े कारणों में से एक है कि आज देश के अंदर कोविड का इतना स्प्रेड हो गया है। इसी के साथ में दोस्तों ममता बनर्जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने सबसे बड़े विरोधी पर ममता बनर्जी का दावा, कहा हमें हराने के लिए बीजेपी बड़ा खेल कर रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार है जिनके घर पर CRPF के कुछ जवान बैठे हुए नजर आते हैं, जो उनके साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, जिस पर TMC ने सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ में आपको बताते चले कि नीरव मोदी को जल्द भारत लाया जाएगा। UK के गृह मंत्री ने दी है प्रत्यर्पण करने की मंजूरी। वहीं पर दोस्तों चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव तय कार्यक्रम के मुताबिक होंगे, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, केवल कोरोना की गाइडलाइंस मानने को लेकर आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन सवाल फिर यही है कि आखिर इलेक्शन कमीशन अगर सच में कोरोना को लेकर बड़े फैसले लेना चाहता है तो कम से कम ये तय कर दे कि अगर कोई नेता या उसकी रैली के अंदर या फिर रोड शो के अंदर कोविड-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा तो वो नेता स्वयं जिम्मेदार होगा, ताकि इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए और जल्द से जल्द कोविड पर कंट्रोल कम से कम पश्चिम बंगाल में बहुत जरूरी है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि AJL केस के मामले को लेकर हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। दरअसल दोस्तों AJL मामले को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पंचकुला की CBI अदालत ने आरोप तय किया है। उन पर AJL प्लांट आवंटन मामले को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप है। उन पर IPC की धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इसी के साथ में एक और अपडेट है जिसमें कोई अमित शाह को मास्क न पहनने पर जुर्माना लगा सकता है। रवीश कुमार उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि मैंने एक खबर पढ़ी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि पहली बार मास्क न पहनने पर 1000 का जुर्माना लगेगा। लेकिन रवीश कुमार ने अगले ही लाइन में सवाल पूछा कि क्या अमित शाह पर 1000 का जुर्माना लग सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर रैलियां कर रहे हैं और बिना मास्क के रैलियां करते हुए खुले तौर पर दिखाई देते हैं। एक और जानकारी की माने तो उत्तराखंड चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कसी है कमर, सभी 70 विधानसभाओं में वर्चुअल बैठक करेंगे केजरीवाल। वहीं पर आपको बता दें कि CM बघेल बोले, कहा आंकड़े देकर बताए कौन भाजपा शासित प्रदेश के अंदर कोरोना को लेकर इतने कार्य हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ से बेहतर कार्य कहाँ हो रहे हैं, ये बीजेपी आंकड़ों के तहत हमें दिखाकर बताए तो हम उनको मान जाएंगे। और इसी के साथ में दीदी ने बयान देते हुए कहा है कि 5 महीने पहले कोरोना के कोई मामले नहीं थे, लेकिन बीजेपी जब से राज्य के अंदर आने लगी है तब से कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। इसी के साथ में गुजरात में कोविड-19 की सुनामी पर बोला हाईकोर्ट, कहा राज्य सरकार ने अदालत और केंद्र सरकार की कुछ नहीं सुनी, जिसका ये कारण है कि आज कोरोना के इतने मामले सामने आ गए हैं। इसी के साथ में निजामुद्दीन मरकज में रमजान के दौरान 50 लोग एक दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। अदालत ने ये जानकारी दी है, अदालत ने ये बातें कही है। इसी के साथ में बीजेपी बंगाल में बाकी चरणों को लेकर आश्वस्त नहीं है और इसीलिए शायद चुनाव नहीं कराना चाहती है। वहीं पर आपको बता दें कि येदियुरप्पा के बाद अब प्रकाश जावड़ेकर भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कोविड पॉजिटिव है। साथ ही साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई सारे तस्वीरें ऐसी है जो लोगों को विचलित कर रही है, जिसमें कुंभ में जिस तरह से लाखों की भीड़ जुटी है उसके बाद से कोरोना के हालात बेकाबू राज्य और देश के अंदर हुए हैं। ऐसे में एक तस्वीर है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जो दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और काशी के घाटों का है, जहां पर बड़ी संख्या में दाह संस्कार किए जा रहे हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना की व्यवस्था को लेकर जरूर सवाल खड़े हुए हैं। इसी के साथ में गुजरात मॉडल में भी कोरोना के दौरान मुनाफाखोरी जमकर हुई है। इंजेक्शन में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन तक की कालाबाजारी की जानकारी है। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि इंदौर वासियों को 10 ऑक्सीजन जनरेटर भेजेंगे सोनू सूद, क्योंकि बीजेपी नेता तो चुनाव में व्यस्त हैं। और ऐसे में अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।